Good morning, good afternoon, good evening, students. This is our lecture number 5 of financial statements of a company. How to make a balance sheet हम ऑलरेडी कर चुके हैं. P&L अकाउंट कैसे बनता है लेक्चर 4 में हम कर चुके हैं. अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. पेज नंबर 13. Page number 13. Question number 10. Page 13, question 10. From the following information of Best Marketing Limited for the year ended 31st March 2020, prepare notes to account on depreciation and amortization expenses. आपको notes to account बनाना है सिर्फ depreciation and amortization का. What is depreciation? किसी भी फिक्स्ड एसेट टेंजेबल एसेट का कम होना, और अमोर्टाइजेशन किसी भी इनटेंजेबल एसेट या फिर फिक्टिशियस एसेट का राइट ऑफ होना. नंबर 10, नोट नंबर क्रॉस. हमें नोट नंबर नहीं पता. जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वी हैव टू नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, वट एवर द नोट ऑफ दिस इज. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. इस नोट के अंदर किसी भी टेंजिबल, इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट के डिक्रीज होने को हम रिकॉर्ड करते हैं. सो वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, $15,500. बैलेंस शीट में जितनी भी बिल्डिंग होगी उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 25,000. बैलेंस शीट में एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी पड़ी होगी. उस प्लांट एंड मशीनरी में से 25,000 माइनस करेंगे. Computers, depreciation on computers 60,000. कंप्यूटर्स इंटेंजिबल एसेट्स में पड़े, कंप्यूटर्स टेंजिबल एसेट्स में पड़े होंगे बैलेंस शीट में से, उसमें से 60,000 माइनस करेंगे. और खर्चा है P&L में डेबिट साइड. P&L में डेबिट साइड मतलब नोट नंबर depreciation and amortization expenses में. Goodwill written off, you can write amortization of goodwill. And patents written off, you can write amortization of patents. 7,500. And 12,500. The total is 15,500 plus 25,000 plus 60 plus 75 plus 12,500. 1,20,500. ये हमारा खर्चा हुआ इस साल. और ये इनकम स्टेटमेंट में P&L अकाउंट में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, उसमें डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आते हैं, वहाँ पे आ जाएगा. मूविंग टू question number 9. From the following information, compute the amount to be shown in notes to account of employee benefit expenses. Note number whatever, employee benefit expenses
इसके अंदर हम पुट करते हैं एवरीथिंग जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। एवरीथिंग विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वी हैव टू रिकॉर्ड इट हियर इन टर्म्स ऑफ कैश, चेक, बोनस, एमोल्यूमेंट्स ऑल्सो। जैसे कि हमने उसको एक घर दे दिया जिसका रेंट 10,000 है और बोला आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम सैलरी 10,000 ऐड करके लिखेंगे। दैट इज पेमेंट इन काइंड। खर्चा तो हुआ है, एम्प्लॉयज़ को कैश में नहीं, उनके बेनिफिट्स के लिए पेमेंट की है। वी हैव वेजेस, यस, वेजेस हम वर्कर्स को पे करते हैं और हमने वेजेस पे किए वर्कर्स को 5,40,000। सैलरीज ट्रू, this we do pay to the workers 7,20,000. Bonus we pay this bonus to our employees, workers. Either we do pay in cash or emoluments, and this bonus can be for Diwali bonus, unproductive, or a bonus for any expenses like overtime or something. Staff welfare expenses, $540, $720, $105, $60. बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, पर खर्चा तो हुआ है, पर वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड नहीं है, वो अदर एक्सपेंसेस के अंडर जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। दैट विल बी शोन अंडर बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। ना तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ना ही परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ना ही चेंज इन इन्वेंट्रीज है। नीदर इट इज, नॉर इट इज फाइनेंस कॉस्ट, नॉर इट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, नॉर डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses. So business promotion expenses will come under other expenses head. Business promotion expenses will come under other expenses head. Rupee 50,000, I'm not mentioning it specifically. 5,40,000, 720, 105 and 60. 14,25,000. इनकम स्टेटमेंट P&L में जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर। परफेक्ट। Two more questions and we are done with statement of P&L. Question number 7th. Under which head following revenue items of a financial company will be classified or shown? देखना पड़ेगा कंपनी कौन सी है। अगर कुछ नहीं मेंशन तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है। ट्रेडर प्लस मैन्युफैक्चरर बोथ। फाइनेंशियल कंपनी का मतलब है अ काइंड ऑफ अ बैंक और अ म्यूचुअल फंड, जो कंपनी पैसे से पैसा कमाती है, लाइक इंडिया बुल्स, मुथूट फाइनेंस, ICICI बैंक। Financial company are those companies that takes money from the public and gives money as loan to other public and earn profits, interest in terms of profit. So कंपनी है फाइनेंशियल कंपनी, तो फाइनेंशियल कंपनी के हिसाब से सोचना है। नंबर 1, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले दिस इज एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये कमाई है या खर्चा है? दिस इज कमाई, रेवेन्यू नॉट एक्सपेंस। अब इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक आता है अदर इनकम।
वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इज अदर इनकम। बिल्डिंग को बेच के प्रॉफिट हुआ। अगर तो आप प्रॉपर्टी डीलर होते, अगर आप बिल्डिंग का ही बिजनेस करते, अगर आप कंस्ट्रक्टर होते, बिल्डर होते, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता। ये फाइनेंशियल कंपनी है और फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये हो जाएगी अदर इनकम। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट मतलब पी एंड एल, उसके अंदर ये है हमारा रेवेन्यू और जस्ट अदर इनकम, दिस इज अदर इनकम। नंबर 2, revenue from project consultancy rendered, revenue from project consultancy rendered, हमने किसी के प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी दी है, उससे पैसा रिसीव किया। someone comes to me and asks consultancy, I have given my opinion and I have given earned the revenue. This is income statement only. मैंने इनकम स्टेटमेंट और एसेट साइड इससे लिखा है, कई बार पेपर में दोनों मर्ज आ जाते हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो इनकम स्टेटमेंट जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा। अभी तो पांचों इनकम स्टेटमेंट के ही हैं। दिस इज रेवेन्यू और एक्सपेंस, पैसा आ रहा है या जा रहा है। रेवेन्यू, पैसा आ रहा है। अब पैसा आ रहा है तो कैसे आ रहा है? प्रोजेक्ट पे करके। सो दिस इज आवर अदर इनकम। बट हमें क्या पता हमारा बिजनेस से ये हो कि हम कंसल्टेंसी देते हैं, तो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी ठीक है और आपको मार्क्स मिलेंगे। नो नीड फॉर एनी रीजनिंग। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ ये मेंशन है कि आप फाइनेंशियल कंपनी है। सो अदर इनकम इज ऑल्सो राइट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑल्सो राइट। आप दोनों नहीं लिखेंगे, आई रिपीट, आप वो लिखेंगे जो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट स्टैंड्स फॉर जो आपके माइंड में जल्दी जा रहा है, जो रीज़न आपके माइंड में जल्दी जा रहा है आप वो मेंशन कीजिए। थर्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप बेचा। इनकम, अदर इनकम। अगर यहाँ पे स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल होता, रॉ मटेरियल बेचा होता, तो वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाता, क्योंकि रॉ मटेरियल का एक स्पेसिफिक हेड है। स्क्रैप बेचा तो यहाँ पर स्क्रैप रॉ मटेरियल का नहीं होगा। द स्क्रैप कुड बी ऑफ लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड मैगजीन्स, समथिंग लाइक दैट। फोर्थ, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स। हमने लोन्स दिए थे, उस पर ब्याज कमाया। हमने लोन दिए, ब्याज कमाया। सी कमर्शियल अगर किसी को लोन देगा और ब्याज कमाएगा वो अदर इनकम है। बट अगर बैंक किसी को लोन देंगे और ब्याज कमाएगा, उनका तो मेन काम ही है। बैंक्स अगर किसी को लोन देके इंटरेस्ट कमाते हैं तो उनका मेजर काम ही ये है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एंड द लास्ट वन, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमारी मेन इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमारी साइड इनकम है, तो अदर इनकम। अब ये नहीं पता कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग के नॉन ट्रेडिंग। आई विल कंसिडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आई एम कंसिडरिंग इट एज trading investments. You could have considered it as non-trading investment. If it is non-trading investment, तो ये side income हो जाएगी, that is other income. एक पर्सन FD में इन्वेस्ट करके खर्च करता है, उसका काम ही ये है। उसके पास 10 करोड़ की वाइट मनी है,
तो वो 10 करोड़ की एफडी करवा लेगा। 10 करोड़ की एफडी कराएगा तो कुछ 80 लाख रुपया उसको रिसीव होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 80 लाख को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 66,000 की अमाउंट आती है। तो देखिए 70,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं और उसका खर्चा यही है, तो एफडी में पैसे पड़े रहेंगे, हर महीने जो ब्याज आएगा वो खर्च करता रहेगा। उसके लिए ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, उसका खर्चा इस एफडी के इंटरेस्ट से होता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। थोड़े बहुत पैसे सेव कर लिए, उसकी एफडी करवा ली, दैट इज अदर इनकम। मेजर काम आपका ये नहीं है। हम ये इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं ट्रेडिंग, अगर नॉन ट्रेडिंग होगी तो ये अदर इनकम रहेगा। तो नीचे नोट दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन पॉइंट नंबर 5 has been considered as trading investment, full stop. If these investments are non-trading, if these investments are non-trading, then profit on sale must have been considered as other income। फिर हम अदर इनकम कंसीडर करते हैं, ना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। स्पीड अप, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। आई एम गिविंग यू 1 minute टू नोट इट डाउन, गो थ्रू कीजिए। That's it students, let's move to question number 6. Under which head following items of a non-financial company will be classified or shown? जैसे 7th क्वेश्चन में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स बोला हुआ था, मतलब वो या तो अदर इनकम होगी या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बट 6th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वहाँ पे सिर्फ आइटम्स लिखे हैं, तो वो रेवेन्यू आइटम भी हो सकती है और एक्सपेंस आइटम भी हो सकती है। और नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब ट्रेडिंग फर्म है या मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, बैंकिंग फर्म नहीं है। फर्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, नंबर 1, डिविडेंड रिसीव्ड, हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया शेयर्स में, उस कंपनी ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, डिविडेंड दे दिया। जो हमने पैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, लिसन केयरफुली, जो पैसे हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं वो होगी इन्वेस्टमेंट्स, और वो इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी बैलेंस शीट में एसेट साइड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट, डिपेंड्स द टाइम ऑफ रिडम्पशन। उसके ऊपर जो ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, वो इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड इज अदर इनकम। इनकम स्टेटमेंट में जाएगी अदर इनकम। मैं मेंशन नहीं कर रहा इनकम स्टेटमेंट क्योंकि सारी इनकम स्टेटमेंट ही है। अगर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की दोनों आइटम्स होती तो हम स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन करते सेपरेटली। नंबर 2, ओपनिंग इन्वेंट्रीज।
opening inventories. Revenue from operations, other income is equal to total revenue, then cost of raw material consumed, purchase of stock in trade, then change in inventories. और change in inventories में आता है opening inventories minus closing inventories. So this is change in inventories. और इसमें स्पेयर पार्ट, स्टोर्स, लूज स्टॉक्स भी आते हैं एज यू नो. थर्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस. सेलिंग एक्सपेंसेस. आफ्टर दैट वी हैव finance cost, employee benefit expenses, depreciation amortization expenses, other expenses. अदर एक्सपेंसेस में सारे वो एक्सपेंसेस आते हैं जो ऊपर सेटल डाउन नहीं हो पाते, लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस, रेंट पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. नंबर 4, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. अदर एक्सपेंसेस, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अदर इनकम में भी डाल सकते हैं माइनस करके. जैसे कि मैंने एक मशीनरी बेची 10,000 के प्रॉफिट पे और दूसरी मशीनरी बेची 5,000 के लॉस पे. मैंने एक कार बेची 10,000 के प्रॉफिट पे और एक कार बेची 5,000 के लॉस पे. तो ये जो 5,000 का लॉस है वो राइट ऑफ हो जाएगा प्रॉफिट से. तो बचा कितना? 5,000. हम 5,000 का प्रॉफिट शो करेंगे. दिस इज ऑल्सो अलाउड, दिस इज ऑल्सो ओके. आप लॉस को P&L से, प्रॉफिट से राइट ऑफ कर सकते हैं अगर वो सेम कैटेगरी ऑफ एसेट हो तो हम अदर इनकम में शो करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000, नेट अमाउंट 5. बट हमने उसको राइट ऑफ नहीं किया, अदर एक्सपेंसेस में डाला. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अदर एक्सपेंसेस. यू कुड हैव डन द नेगेटिव कंपोनेंट इन अदर इनकम. मैं इसके लिए नोट दूंगा, स्टार मार्क किए, जस्ट याद रहे मेरे को कि इसके बारे में नोट देने. नंबर 5, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर. टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर. टोटल रेवेन्यू का टोटल, टोटल एक्सपेंस का टोटल, दोनों का डिफरेंस. प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये वो टैक्स है जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड किया है और फिर ये बैलेंस शीट में जाके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में शो होगा. टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर जो इस साल प्रोवाइड किया है वो जाएगा P&L में और बैलेंस शीट में जाएगा टोटल. जैसे ओपनिंग टैक्स था 10, इस साल बनाया 5, तो टोटल हो गया 15. ओपनिंग टैक्स था 5, इस साल बनाया 10, तो टोटल हो गया 15. यहाँ पे जाएगा 10, बैलेंस शीट में जाएगा 15. कैरी डाउन जो आता है ड्यूरिंग द ईयर जो टैक्स प्रोवाइड किया, दैट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स. पीबीटी में से माइनस करेंगे ताकि पीएटी आए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस करेंगे ताकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आए. नंबर 6, इसके बारे में भी आई विल गिव यू नोट जो समझा रहा हूं मैं. नंबर 6, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, where to show cost of raw material consumed. Cost of raw materials consumed. How to compute cost of raw material consumed? Opening stock of raw material plus purchase of raw material during the year, purchase of raw material during the year plus expenses incurred on purchase of raw material minus closing stock of raw material and any scrap of raw material to be adjusted along with. Number 7,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किए हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? कंपनी बनाने से पहले का खर्चा, प्रीलिमिनरी पहले का खर्चा। फॉर एग्जांपल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख है तो वो बैलेंस शीट में शो होंगे फिक्टिशियस एसेट में। सोचिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख है तो बैलेंस शीट में शो होंगे फिक्टिशियस एसेट्स में, दैट इज करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। और उसमें से इस साल उन्हें 10,000 राइट ऑफ किए तो 10,000 चला जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में, और बैलेंस शीट में कितना रहेगा? 90। 1 लाख में से 10 क्या रह गया? 90। दिस इज पर्टिकुलर्स, दैट इज सीरियल नंबर, एंड दैट इज हेड। सब हेड तो कोई होता नहीं इनकम स्टेटमेंट में। नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हमारी कंपनी ने डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे की है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स होते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। व्हाट आर डिबेंचर्स? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वी विल शो इट इन द बैलेंस शीट अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके ऊपर जो ब्याज पे किया वो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में, फाइनेंस कॉस्ट, राइट। चलिए हमारा क्योंकि P&L अकाउंट कंप्लीट हो गया है, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है जिस चीज़ से आप डील कर रहे हैं, जिस बिजनेस से आप डील कर रहे हैं, उनमें जो गुड्स और सर्विसेज आप रेंडर करके पैसे कमाते हैं। फिर आती हैं अदर इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। उनका टोटल करके एक कंपनी का प्रॉफिट आ जाता है कि इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू अर्न किया है अपनी बिजनेस एक्टिविटी से और नॉन बिजनेस एक्टिविटी से। फिर वो अपने सभी एक्सपेंसेस को शो करते हैं। एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं डिफरेंट हेड्स के अंडर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा है उससे रिलेटेड सारी आइटम्स इस हेड के अंदर शो होती हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने गुड्स बनाए नहीं, बने बनाए खरीदे और बेचे, स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज। व्हाट वी शो इन चेंज इन इन्वेंट्रीज? वी शो इट ओपनिंग इन्वेंट्रीज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। बट इसके अंदर हमें कुछ लूज टूल्स, स्टोर स्पेयर्स भी शो करने होते हैं। वी हैव टू शो दैट ऑल्सो। आफ्टर दैट वी हैव employees benefit expenses. What are employee benefit expenses? Whatever the workers have been paid by the employers in terms of salaries, wages. After that we have finance cost, loan और debentures के खर्चे. After that we have depreciation and amortization expenses, fictitious assets, intangible assets या tangible assets का write off करना या कम होना. And then we have other expenses लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये लॉस अदर इनकम से माइनस भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको सेम कैटेगरी ऑफ एसेट पर उसी ड्यूरिंग द ईयर रिपोर्टेड पीरियड प्रॉफिट हुआ है। फिर सभी एक्सपेंसेस को प्लस करके हमारे पास आ जाते हैं टोटल एक्सपेंसेस। जब आप टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे व्हाट यू विल गेट इज पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन हम ड्यूरिंग द ईयर टैक्स प्रोवाइड करेंगे जो एडजस्ट होके बैलेंस शीट में चला जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, एंड वी गेट पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये टैक्स कंपनी अपने आप को अपने पास रखेगी इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या वो डिविडेंड दे देगी टू शेयर होल्डर्स लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एक्सेट्रा। इन दोनों से रिलेटेड नोट दीजिए। ऑब्वियसली एग्जाम में जरूरत नहीं है, बट अभी एग्जाम नहीं चल रहा, कंसेप्ट समझाया जा रहा है आपको।
loss on sale of asset can be written off during the year. Loss on sale of asset can be written off during the year from the profit earned. From the profit earned. Full stop. From the profit earned on सिमिलर टाइप ऑफ एसेट। अब यहाँ सिमिलर में लॉ आता है, वो लॉ पर हम नहीं जा रहे हैं। फुल स्टॉप, सेम कैटेगरी ऑफ एसेट, फुल स्टॉप। हेंस it can be shown as a deduction under other income head also. B, tax provided during the year. Tax provided during the year will be adjusted with opening balance and tax paid. Opening balance and tax paid, full stop. The closing balance will be transferred to balance sheet under short-term provisions. Current liabilities. Full stop. जैसे साल शुरू होने पर टैक्स है 10,000, ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूँ। साल शुरू होने पर टैक्स है 10,000, इस साल हमने प्रोवाइड किया 9,000 और पे किया 8,000। कितना टैक्स था? 10,000। कितना प्रोवाइड किया? पी एंड एल में डाला 9, तो 10 + 9 हो गया 19, 19,000। उस 19,000 में से 8,000 पे हो गया, हमें टैक्स कम पे करना पड़ा। हमें लगता था 19 पे करना पड़ेगा, बट 8,000 पे करना पड़ा। 19 - 8, 11 रह गया। 11 चला जाएगा बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। अगर आपको ये नंबर्स में दिक्कत आ रही है तो इग्नोर दैट। हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर करेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी होगी जब हम सॉल्व करवाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अभी के लिए टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर पी एंड एल में जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस, और जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा करंट लायबिलिटीज में। डन। नाउ योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए जो आपने घर से करना है, पेज नंबर 6 में पी एंड एल का फॉर्मेट है। पेज नंबर 6 में पी एंड एल का फॉर्मेट है, वो आप प्रॉपर पढ़ के उसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पे। What is revenue from operations, what is other income, how to compute cost of raw material consumed, then we have expenses, purchase of stock in trade, change in inventories, employee benefit expenses. On page 8 you have finance cost, depreciation and amortization expenses and other expenses. ये आप अच्छी तरह पढ़ेंगे each and every line। और यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाती हैं। गिविंग यू 30 सेकेंड्स, ये क्वेश्चन को एक बार आप गो थ्रू कीजिए।
ओके नाउ अब मैं इसकी एनालिसिस पर जा रहा हूँ। ये जो है थियोरी है, थियोरी को अकाउंट्स में पढ़ना थोड़ा क्वाइट बोरिंग हो जाता है, तो मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल्स के साथ करवाऊंगा। मींस हर लेक्चर के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होती क्या है। देखिए, कंपनी ने P&L अकाउंट बना लिया, कंपनी ने बैलेंस शीट बना ली, कंपनी ने P&L अकाउंट बना लिया और कंपनी ने बैलेंस शीट बना ली। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी एनालिसिस क्या होती है। इसकी डीप स्टडी करना, P&L और बैलेंस शीट की डीप स्टडी करना, ताकि उससे पॉलिसीज बनाई जाए, ताकि शेयर होल्डर्स किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें पता लग जाए, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर है ये पता लग जाए। ऑन अ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14, the term financial statement analysis include, उससे पहले according to Meyer, financial statement analysis is largely a study of relationship among the various financial factors in a business as disclosed by a single set of statements. Single set में क्या आ जाता है? Income statement, notes to account, balance sheet, footnote, notes to account. पहले इनकम स्टेटमेंट, उसके नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट और कंटीजेंट लायबिलिटीज, कैपिटल कमिटमेंट्स और उनके नोट्स ऑफ अकाउंट, ये सारे हमारे सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। एंड स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ दिस फैक्टर्स, और उस फैक्टर्स को स्टडी करना एज शोन इन द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ना और उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके रिजल्ट्स को निकालना। एनालिसिस मीन्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा बाय मेथोडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डेटा। दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आप एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इंटरप्रिटेशन करनी है, आप इंटरप्रिटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि पहले एनालिसिस जरूरी है। Analysis is useless without interpretation, and interpretation without analysis is difficult or even impossible. So, analysis of financial statement हम lecture 6 से start करने वाले हैं। होती क्या है आपको explain कर दिया है, theoretical practical mix चलेगी हमारे अब next 3 to 4 lectures. Bye bye, take care, God bless.